नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में देखा कि संविदा क्या है, संविदा के कुछ आवश्यक तत्व कुछ शब्दों से हम परिचित हुए। आज हम अध्ययन करने वाले हैं वैध संविदा के आवश्यक तत्व। जब हम वैध संविदा की बात करते हैं तो संविदा के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि करार होना चाहिए, करार का विधि द्वारा प्रवर्तनीय होना आवश्यक है। करार के लिए कहा गया था कि वचन या वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, करार है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं वैध संविदा के आवश्यक तत्वों की, तो एक वैध संविदा बनाने के लिए जिन समस्त तत्वों की आवश्यकता है वह है दो पक्षकार, प्रस्ताव एवं स्वीकृति, पारस्परिक सहमति, स्वतंत्र सहमति, पक्षकारों की सक्षमता, वैध उद्देश्य एवं प्रतिफल। तो अब हम इन सभी तत्वों का एक के बाद एक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं दो पक्षकारों पर, कि जब भी हम किसी संविदा की बात करते हैं तो उसके लिए कम से कम दो पक्षकार होने आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं से कोई संविदा नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता वो है दो पक्षकारों की। दो पक्षकार, पहला व्यक्ति जो प्रस्ताव रखता है वो प्रस्तावक कहलाएगा, जिसे अंग्रेजी में ऑफर कहा जाता है या प्रपोजर कहा जाता है। तो जो व्यक्ति प्रस्ताव करता है वह प्रस्तावक, एवं दूसरा व्यक्ति जो उसे स्वीकार करता है वह स्वीकर्ता कहलाता है। तो इस प्रकार दो पक्षकार आवश्यक हैं। जब हमने इसके आवश्यक तत्व देखे कि उसमें पक्षकारों की सक्षमता के बारे में बात की गई थी, तो यह बिंदु जो कि वैध संविदा का आवश्यक तत्व है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्हीं दो पक्षकारों से जुड़ा हुआ है। पहली बात कि ऐसा व्यक्ति जो प्रस्ताव करता है, जो शुरुआत करता है किसी संविदा की, वह प्रस्तावक कहलाता है। और अगर सामने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देता है वो स्वीकर्ता कहलाएगा। तो ये दो व्यक्ति आधारभूत आवश्यकताएं हैं किसी वैध संविदा के निर्माण की। इस संविदा के आवश्यक तत्वों के बाद अब हम बात करते हैं इन्हीं पक्षकारों की सक्षमता की। कौन से पक्षकार किसी संविदा को करने के लिए सक्षम हैं? पक्षकारों की सक्षमता या कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। तो याद रखिएगा कि सक्षमता के बारे में वैध संविदा के आवश्यक तत्व नामक अध्याय में जब हम अध्ययन करेंगे तो धारा 10 इन सभी आवश्यकताओं के बारे में बात करती है। जब हम बात करते हैं आवश्यकताओं के बारे में तो ये याद रखिएगा कि सक्षमता में तीन चीजें मूलभूत रूप से आवश्यक हैं। इसमें सबसे पहले बात की गई है व्यक्ति का मेजर होना, अर्थात वयस्क होना, कि अगर संविदा के पक्षकार अर्थात जो दो पक्षकारों की हमने बात की थी, प्रस्तावक एवं स्वीकर्ता, वह वयस्क होने चाहिए। दूसरा है कि उनमें इतनी समझ होनी चाहिए, वह साउंड माइंड होने चाहिए, अर्थात परिपक्व मस्तिष्क के स्वामी होने चाहिए, ताकि वह किसी संविदा को समझ सके और संविदा के उनके स्वयं के हितों पर होने वाले प्रभाव को समझ सके। और तीसरी जो आवश्यकता है वह कि वह स्थानीय विधि यानी लॉ ऑफ लैंड के द्वारा निर्धारित नहीं होने चाहिए। तो पहली बात वयस्कता की करते हैं। जब हम वयस्क की बात करते हैं तो भारतीय वयस्कता अधिनियम के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण की है वह वयस्क माना जाता है। तो प्रस्तावक एवं स्वीकर्ता दोनों का ही वयस्क होना आवश्यक है। दूसरी बात हमने की परिपक्व मस्तिष्क की, अर्थात व्यक्ति उन्मत्त नहीं होना चाहिए, वह किसी नशे के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। जब हम उन्मत्त की बात करते हैं, परिपक्व मस्तिष्क की या एक साउंड माइंडनेस की बात की जाती है, तो ये याद रखिएगा अगर व्यक्ति अनउन्मत्त होना चाहिए, अर्थात उन्मत्त के लिए उसे किसी प्रकार का दौरा बार बार नहीं पड़ना चाहिए। इसमें कौन सा व्यक्ति परिपक्व मस्तिष्क का कहा जाएगा, कौन सा व्यक्ति साउंड माइंड कहा जाएगा? तो ये याद रखिएगा कि साउंड माइंड वही व्यक्ति कहलाएगा जो व्यक्ति किसी संविदा को समझने में सक्षम है कि वास्तव में कि जिस संविदा में मैं प्रवेश कर रहा हूँ
या कर रही हूँ वह उसके हितों के विरुद्ध नहीं है, उसे किसी ना किसी तरह का कंसिडरेशन मिलने वाला है और वो इस समझ का है कि वह उसके समस्त प्रभावों का अध्ययन करने या आकलन करने में समर्थ है। तो दूसरा, उन्मत्तता में ये याद रखिएगा, हमेशा पागलपन को, या जिसे इडियट कहा जाता है, पागलपन होना एक तरह की निर्हरता है, अर्थात व्यक्ति सक्षम नहीं माना जाता है। लेकिन पागलपन के अलावा बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं कि मान लीजिए व्यक्ति नशे में धुत है, ये एक निर्हरता है कि नशे की स्थिति में किया गया संविदा मान्य नहीं होगा, क्योंकि हाँ ये संभव है कि व्यक्ति वयस्क है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रस्ताव है, स्वीकृति सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति उस समय उन्मत्त अवस्था में है, इसलिए संविदा वैध नहीं होगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं परिपक्वता के अलावा, वो है स्थानीय विधि द्वारा निर्हरित न हो, अर्थात कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे पद या पोजीशंस हैं जिन्हें विधि द्वारा निर्धारित माना गया है, जैसे कि जो राजदूत हैं, विदेशी राजदूत, विदेशी मंत्री, विदेशों में पद ग्रहण किए गए व्यक्ति भारत में किन्हीं या कतिपय संविदाओं में प्रविष्ट नहीं हो सकते। वो भारत में आके जमीन नहीं खरीद सकते, वो भारत में आके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात करते हैं, व्यक्तिगत संविदाओं की हम बात कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते। इसलिए कि ऐसे व्यक्ति जो स्थानीय विधि द्वारा निर्धारित हैं वह सक्षम पक्षकार नहीं माने जाते हैं। ओके, तो इसके लिए जब हम सक्षम पक्षकारों की बात करते हैं तो वयस्क होना चाहिए, परिपक्व समय का होना चाहिए, परिपक्व मस्तिष्क का होना चाहिए और स्थानीय विधि द्वारा निर्धारित नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, इन तीनों चीजों के बाद, इन तीनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद यह चीज सामने आती है कि कौन से पक्षकार सक्षम हैं। तो एक तरीके से जो दूसरा बिंदु है आवश्यक तत्व का, वो इसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले आवश्यक तत्व की, जो है सहमति। सहमति की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि एक्सेप्टेंस या ऑफर, प्रस्ताव अथवा जो स्वीकृति की गई है उसमें दोनों ही पक्षकारों की सहमति आवश्यक है। मैं अगर किसी सामान को बेचने का करार करना चाहती हूं और उसे संविदा में परिवर्तित करना चाहती हूं तो पहली बात मुझे अपनी सहमति देना आवश्यक होगा। मान लीजिए मैं एक पेन को बेचना चाहती हूं, पेन की का अगर मूल्यांकन है वो 10 रुपए है, मैं एक्स से एक्स को एक प्रस्ताव करती हूं कि मैं अपना पेन 10 रुपए में बेचना चाहती हूं, तो यहाँ पे मेरी फ्री कंसेंट या एक तरह की सहमति होनी चाहिए कि मैं अपनी इच्छा से उस पेन को बेचने का प्रस्ताव कर रही हूँ। वहीं जो व्यक्ति इसे खरीदना चाहता है उसके लिए भी यही जो रूल है, यही जो नियम है वो लागू होगा कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से उसे खरीदना चाहता है, कि वह इसे 10 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। तो जहां मैंने प्रस्ताव किया कि मैं अपना पेन 10 रुपए में बेचना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं, और एक्स का जवाब आता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, इसका मतलब दोनों ही पक्षकार के बीच में उस पेन को लेकर और उसके मूल्य को लेकर सहमति है। तो इसे कहा जाता है सहमति। लेकिन विधिक सहमति के लिए हर मामले में, चाहे हम यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें याद रखिएगा कि बहुत से लॉ में अप्लाई हो रहा है यही फ्री कंसेंट का कंसेप्ट, वो हर लॉ में, चाहे आप इसे फैमिली लॉ में जो फ्री कंसेंट का, जो मुस्लिम लॉ में जो मैरिज या निकाह के कंसेप्ट में जो फ्री कंसेंट है उसमें भी यही चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा वो यही चीजें अप्लाई करते हैं कि जब हम सहमति की बात करेंगे तो विधि की दृष्टि में सहमति स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति, सहमति मात्र एक सहमति है कि जहां पे वो हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने सहमति तो दी है लेकिन वो किसी प्रकार के दबाव में है। दूसरी तरफ जब हम स्वतंत्र सहमति की बात करते हैं कि वहां पर सहमति तो है लेकिन वो बिना किसी दबाव के दी गई। अब वो दबाव कौन कौन से हैं, कौन सी सहमति स्वतंत्र सहमति कहलाएगी, तो ये याद रखिएगा कि विभिन्न धाराओं में अलग अलग तरीके के कुछ चीजें, कुछ तत्व बताए गए हैं जिनकी उपस्थिति किसी सहमति को स्वतंत्र नहीं रहने देती है, जैसे उत्पीड़न, असम्यक प्रभाव और भूल, प्रपीड़न और कपट, गलती,
इस तरह के मिथ्या व्यपदेशन, इन 5 चीजों से मिलकर अगर कोई सहमति प्राप्त की गई है तो वो स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। तो स्वतंत्र सहमति के लिए इन चीजों का अभाव होना चाहिए। यह है उत्पीड़न, मिथ्या व्यपदेशन, कपट, असम्यक असर या असम्यक प्रभाव और अंत में भूल। अगर इन 5 चीजों के अभाव में कोई सहमति दी गई है वह स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। इन आवश्यक तत्वों के आगे जिन तत्वों का हम जिस बिंदु का हम अध्ययन करने वाले हैं वह है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। जब 2 पक्षकार हो गए, दोनों पक्षकार किसी संविदा में प्रविष्ट करने के लिए सक्षम हैं, उनकी आयु के हिसाब से वो किसी तरीके से निर्धारित भी नहीं है, दोनों ने अपनी स्वतंत्र सहमति दी है, तो उसके लिए ये कहा जाता है कि ये वैध संविदा के आवश्यक तत्व हैं। अब वैध संविदा के आवश्यक तत्व में जहां हम प्रस्तावक और स्वीकर्ता की बात कर रहे हैं वहीं हमें बात करनी होगी प्रस्ताव एवं स्वीकृति की। प्रस्ताव से तात्पर्य है कि जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा सामने वाले को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि वह किसी कार्य अथवा प्रवृत्ति के प्रति उस सामने वाले की अनुमति अभिप्राप्त कर सके, वह प्रस्ताव करता है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति अपनी इच्छा सामने वाले को बताता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं सामान बेचना चाहता हूँ, मैं ये सुविधा लेना चाहता हूँ, मैं इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहता हूँ, मैं ये बेचना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ, मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, मैं इस तरह की संविदा में प्रविष्ट होना चाहता हूँ, मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, मैं एजेंसी बनाना चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो प्रस्ताव की श्रेणी में आ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे प्रमुख बात है कि प्रस्तावक अपनी इच्छा सामने वाले को संज्ञापित कर रहा है। ये एक बात और याद रखिएगा इसमें कि जब हम बात करते हैं प्रस्ताव की, तो प्रस्ताव किसी कार्य को करने के लिए भी हो सकता है और किसी कार्य को नहीं करने के लिए भी हो सकता है। इसके जो अन्य तत्व हैं हम अपनी आने वाली कक्षा में इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज जो हमने बिंदु देखे हैं, इन बिंदुओं के आगे हम अन्य आवश्यक तत्वों की नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।